नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, हमने अपने अध्याय 19 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना अगला अध्याय शुरू करने वाले हैं। अध्याय का नाम है संघर्ष का युग। और ये लगभग कब से कब तक था? 1000 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक माना गया है। इसमें आइए दोस्तों शुरू करते हैं मेरे साथ। इसमें क्या है? सबसे पहले अरबों का आक्रमण कब हुआ? 1009 ईस्वी से पहले की बात है। फिर भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम कौन थे? मुस्लिम आक्रमणकारी अरब ही थे। इसकी जानकारी हमें किस में मिलती है? बिलादुरी द्वारा रचित पुस्तक फुतह अल बलदानी से तथा और किससे? चचनामा से मिलती है। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर थट्टा के पास देवल बंदरगाह को जीत लिया। इस युद्ध को क्या बोलते हैं? किसका युद्ध? रावर का युद्ध भी कहा जाता है। फिर आगे तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों के आक्रमण कौन सा? सबसे पहले कौन? अल्पतगीन गजनवी वंश का संस्थापक था। गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की थी इसने। फिर है सुबुक्तदीन, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक। इसने क्या? 986 ईस्वी में सुबुक्तदीन ने हिंदू शाही राजवंश के राजा जयपाल के खिलाफ एक संघर्ष में भाग लिया। इसमें जयपाल की पराजय हुई। फिर महमूद गजनवी बोलते इसको, गजनी भी बोलते थे। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक है और यह उपाधि बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी इसने। फिर भारत पर सबसे ज्यादा आक्रमण किसने? इस महमूद गजनवी ने कितने बार? 17 बार आक्रमण। 1025 ईस्वी में सोमनाथ शिव मंदिर गुजरात पर आक्रमण किया है। फिर आगे शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? महमूद मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गोरी। फिर आगे सिंध क्षेत्र में अरबों ने खजूर की खेती और ऊंट पालन शुरू किया। इसके पश्चात सिंधु क्षेत्र में पहली बार जजिया कर लगाया तथा दिर्हम नामक सिक्का चलाया। फिर महमूद गजनवी का पुत्र कौन? सुबुक्तगीन का पुत्र कौन था? महमूद गजनवी, जो अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 998 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार? 1000 ईस्वी से कब तक आक्रमण किया? 1027 ईस्वी के बीच। और कितनी बार किया? 17 बार आक्रमण। गजनवी का सबसे प्रसिद्ध व विनाशकारी आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर पर कौन सा आक्रमण था? 16वां। फिर है गजनवी के आक्रमणों का उद्देश्य क्या था? यहाँ से धन को लूटना और इस धन की सहायता से मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना था। महमूद गजनवी मुल्तान के मुस्लिम शासकों के विरुद्ध भी महमूद गजनवी ने युद्ध लड़ा था। फिर महमूद गजनवी ने हिंदू शाही शासकों के विरुद्ध आक्रामक संघर्ष आरंभ कर दिया। 1001 ईस्वी में जयपाल को पराजित कर महमूद ने उसे बंदी बना लिया और बाद में उसको छोड़ दिया। फिर जयपाल अपनी पराजय से इतना हतोत्साहित हो गया कि उसने स्वयं को जलती चिता में जलाने का निर्णय किया। फिर हिंदू शाही राजधानी वे हिंद पेशावर के निकट में 1008 से 1009 ईस्वी के भी आसपास महमूद और आनंदपाल के बीच निर्णायक युद्ध हुआ। महमूद गजनवी के घुड़सवार धनुर्धरों के आक्रमण ने शत्रु सेना को तितर बितर कर दिया। उसने थानेसर, कन्नौज, मथुरा, सोमनाथ नगरों का विध्वंस कर गुजरात के काठियावाड़ में समुद्र किनारे स्थित सोमनाथ मंदिर से अत्यधिक मात्रा में संपत्ति लूटी थी। फिर उसने अपने को इस्लाम का यश बढ़ाने वाले
बुत सिकन अर्थात मूर्ति भंजक के रूप में भी पेश किया था, सबसे ज्यादा मूर्ति तोड़वाने वाले के रूप में। उसके द्वारा सबसे साहसिक और प्रबल आक्रमण कौन सा था? 1018 ईस्वी में कन्नौज पर था। फिर 1025 में सोमनाथ पर किया था। फिर आगे महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में आगरा के निकट भेरा के दुर्ग पर किया और महमूद गजनवी के साथ अरबी लेखक अल बरूनी भारत आया था। यह पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। अल बरूनी कौन सी पुस्तक लिखी है? किताबुल हिंद भारत इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है, जो 80 अध्याय और उनके अनेक उपाध्यायों में विभक्त है। फिर महमूद गजनवी की मृत्यु के पश्चात सेल्जुकों के शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हुई। फिर राजपूत राज्य। उत्तर भारत में कई राजपूत राज्यों का उदय हुआ। इनमें कन्नौज, गहड़वाल, मालवा, परमार, अजमेर के चौहान सबसे महत्वपूर्ण थे। राजपूत का समाज का आधार कुल क्लैन था। प्रत्येक कुल अपने को एक सामान्य पूर्वज का वंशज बताता था। फिर 10वीं-12वीं सदियों के मध्य के काल में उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। कब से? 10वीं-12वीं। फिर 10वीं-12वीं सदियों के बीच में। फिर इस युग में मंदिर निर्माण की जिस शैली ने प्रधानता प्राप्त की उसको क्या बोलते हैं? नागर शैली। इस शैली के मंदिरों के निर्माण के मुख्य केंद्र उत्तर भारत और दक्कन थे। इस शैली के मंदिरों के सबसे अच्छे उदाहरण किसमें? मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर, ओडिशा में भुवनेश्वर के मंदिर है। इस शैली की संपूर्ण विशेषताओं को खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर परिलक्षित करते हैं। फिर उड़ीसा। वर्तमान में ओडिशा में इस काल के मंदिर स्थापत्य का सबसे भव्य उदाहरण लिंगराज मंदिर 11वीं सदी में और कोणार्क के सूर्य मंदिर है। पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर भी इस काल में बनवाया गया था। चालुक्य शासक भीम के प्रसिद्ध मंत्री वास्तुपाल ने माउंट आबू में प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गजनी के सिंहासन पर बैठा। फिर मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। जिसके पश्चात 1178 ईस्वी में गुजरात आक्रमण के समय वहां के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को बंदी बना लिया, लेकिन बाद में उसे रिहा कर दिया और यह मोहम्मद गोरी का भारत पर प्रथम पराजय थी। जिस समय मुइज़ुद्दीन मोहम्मद मुल्तान और कच्छ को परमार्दित कर रहा था, उसी समय क्या था? मात्र 14 साल का एक किशोर अजमेर के सिंहासन पर बैठा, जिसका नाम क्या था? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय 1178 से 1192 तक ने बुंदेलखंड क्षेत्र पर आक्रमण कर महोबा की लड़ाई में चंदेल शासकों को परास्त किया था। किसने? पृथ्वीराज तृतीय ने। कब से कब तक थे गद्दी पर? 1178 से 1192। इसी युद्ध में महोबा की रक्षा करते हुए आला और उदुल नामक दो भाई वीरगति प्राप्त कर लोकगीत के नायक बने। फिर आता है पृथ्वीराज में तराइन की लड़ाई। तराइन की लड़ाई में मोहम्मद गोरी किसके बीच हुई थी? तराइन की लड़ाई मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के संघर्ष की शुरुआत थी। तब हिंद भटिंडा पर दोनों के अधिकार को लेकर हुई थी। किसको? भटिंडा के अधिकार पर। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी की सेना बुरी तरह पराजित हुई। सन 1192 की तराइन की द्वितीय लड़ाई में उसने 1,20,000 सैनिकों के साथ कूच किया और इसी ने 10,000 घुड़सवार धनुर्धारी भी शामिल थे। फिर तुर्क सेना के श्रेष्ठ संगठन और बेहतर गतिशीलता निर्णायक सिद्ध हुई। भारतीय सैनिक बड़ी संख्या में मारे गए। पृथ्वीराज को सरस्वती नदी के निकट बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज को कुछ साल तक अजमेर पर शासन करने दिया गया। इसके कुछ दिन बाद पृथ्वीराज को षड्यंत्र करने का आरोप में मृत्युदंड। फिर इसमें तराइन के युद्धों का वर्णन मिनहाज उस सिराज में किया गया है।
मोहम्मद गौरी ने दिल्ली अजमेर पर नियंत्रण कर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली। मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तराइन के युद्ध में के बाद मोहम्मद गौरी गजनी लौट गया तथा भारत का राजकाज अपने विश्वस्त गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। फिर 1194 में मोहम्मद गौरी भारत वापस आया और 50,000 घुड़सवारों के साथ यमुना पार कर कन्नौज की ओर बढ़ा। कन्नौज के निकट चंदावर नामक स्थान पर गौरी और जयचंद के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में जयचंद पराजित हुआ। फिर आगे क्या हुआ, चंदावर की लड़ाइयों ने भारत पर में तुर्क शासन, तराइन और चंदावर की लड़ाई तुर्क शासन की नींव डाल दी। फिर मोहम्मद गौरी ने 1206 ईस्वी में भारत पर अंतिम बार आक्रमण किया। उसने खोखरों की बड़ी संख्या में हत्या करके उनके विद्रोह का दमन कर दिया। फिर मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई? 1206 ईस्वी के बाद उसके भारतीय राज्यों का उत्तराधिकारी कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त हुआ। मोहम्मद गौरी के दूसरे गुलाम यलदौज को गजनी का उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ। फिर मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत को विजित किया तथा नालंदा व विक्रमशिला बिहार में जो विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। किसने? बख्तियार खिलजी ने। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का नेतृत्व सौंप कर वापस अपने गृह प्रांत की ओर जाते हुए मोहम्मद गौरी की दमियक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 को हत्या कर दी गई। तो धन्यवाद दोस्तों, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर अगला हम अपना अगला अध्याय शुरू करेंगे कल। धन्यवाद।